आज दिल्ली में जश्न अदब हो रहा, आज दिल्ली में जश्न अदब, बोलिए, हो रहा। सबसे पहले जो शब्द मेरे जहन में आ रहे हैं वो यही है, गुस्ताखी माफ़। बिकॉज़ मैं शायद डिज़र्व भी नहीं करती स्टेज पे बैठने के लिए, लेकिन हाँ, बतौर पत्रकार और क्योंकि बचपन से गज़ल से वास्ता रहा है, शास्त्रीय संगीत सीखा मैंने, घराने से आती हूँ, आर्टिस्ट फैमिली से आती हूँ, तो उर्दू शेर व शायरी, इससे एक बचपन से ही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कैसा रहा होगा। न्यूज़ में भी आई तो यहाँ तो मेरी नुक्ताचीनी हो सकती है, लेकिन वहाँ कभी भी डिक्शन को लेकर दिक्कत नहीं आई क्योंकि बचपन से गज़लें सुनती रही। जब मैं हमेशा कहती थी आलोक जी से या और भी जो सर से पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए। मुशायरों में मैंने सुना है इन लोगों को, एमिनेंट लोगों को, कि एक यूथ के तौर पर जो यूथ सुनता है या जिसको कहते हैं जिसके फ्रेश ईयर्स हैं, उसने सुना नहीं है अभी, तो वो जब इन लोगों से कनेक्ट करता है तो उसके जहन में बहुत सवाल होते हैं। व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, कैसे ये शायर लिखते हैं, जो हम सोचते हैं वो इनके कलम से कैसे लिख दिए जाते हैं। दैट आई ऑलवेज वांटेड टू नो, एंड एज अ जर्नलिस्ट आई एम हियर। और शकील जी से और आलोक जी से इसी बारे में हम बात करेंगे, और अगर आप लोगों की तरफ से भी कुछ ऐसे सवाल होंगे कि हाँ, आप ज़रूर मुझे इशारा कीजिएगा या मुझे गाइड कीजिएगा। जैसा रंजीत ने कहा, दोनों को ही किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आलोक जी की मैं अगर बात करूं तो उस समय से मैंने इनको सुनना शुरू किया जब जगजीत सिंह की गज़ल जो इन्होंने लिखी वो बहुत ही मशहूर हुई। अगर मैं सर की बात करूं, शकील जी की, तो मुल्क, थप्पड़, ये तो चलिए अभी की फिल्में हैं, लेकिन उससे पहले भी वेब सीरीज़ के कई ऐसे गाने थे जो मैं गुनगुनाया करती थी। और एक ऐसा वक्त आता है हर गाना सुनने वाले या गज़ल सुनने वाले के कि वो फिर लिरिसिस्ट पर जाता है, शायर पर जाता है। शुरू में तो धुन ही चढ़ते हैं दिमाग में, धुन के ज़रिए ही आप किसी गज़ल को या गीत को पसंद करते हो, लेकिन एक ऐसा मौका आ जाता है कि फिर आप सोचते हो शायर कौन है, लिखा किसने है। ये वो स्टेज है जब आप शेर व शायरी से, चाहे आप मुशायरे में आओ या ना आओ, आप जुड़ जाते हो उस शायर से। मैं अगर गलत कह रही हूँ तो मुझे जी, ये गाने की जीत है, यही गाने की जीत है। शायर को ढूंढना शुरू करती हैं तो ये गाने की जीत होती है जी। ये शायर की जीत होती है जिसने लिखा है। बिल्कुल, मतलब आपको वो बोल इतने अच्छे लगते हैं कि आप ढूंढना शुरू करते हैं कि किसने लिखा है। बिल्कुल। हम लोग इस पर आएंगे कि जो आज का टॉपिक है फिल्मी नगमों को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ सुना हुआ है कि पहले कैसे लिखते थे, जब साहिर हुआ करते थे, गुलजार साहब, बाद में जावेद अख्तर साहब, लेकिन उससे पहले भी कैफ़े आज़मी, ये लोग कैसे लिखते थे गानों को। इस पर हम लोग बहुत सुनते थे कहानियाँ, ट्रिवियाज जिसको बोलते हैं। लेकिन अब जो है वो राइटिंग कैसे बदल गई है। आज की फिल्में जो हैं, हालांकि अनुभव सिन्हा के साथ शकील जी करते हैं, बहुत ही हार्ड हिटिंग उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। आलोक जी की मैं बात करूं, देशभक्ति के कितने रंग आपने दूरदर्शन पे देखे होंगे जो आलोक जी ने लिखे हैं। फिर अभी एक म्यूज़िकल ड्रामा जो बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई है, अटकन चटकन, उसमें सर ने लिखा और रहमान से एसोसिएट हुए। तो ये दोनों ही जो हैं वो कड़ी हैं। महसूस होता है आलोक जी की एक कड़ी हम लोग बन गए हैं। आप लोग पुरानी जनरेशन के जो शायर थे वो, और अब जब आप लोग उस लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल महसूस होता है, और महसूस होता है कि कितना कुछ अब बदल रहा है चीज़ें। कितने सारे, पहले आपके पास सिर्फ एक मीडियम था कि फ़िल्म लिख रहे हैं आप, या ज़्यादा से ज़्यादा आप एल्बम लिख रहे हैं, बट अब वेब सीरीज़ भी हैं, अब सीरियल्स भी हैं, अब और भी ऐसी कई चीज़ें आ गई हैं जिनके लिए आप लिख रहे हैं, और पोइट्री के फॉर्मेट आ गए हैं। टेलीविज़न पर बहुत सारे सीरियल्स ऐसे हो गए हैं जिनका जो नरेशन है वो कई बार ऐसा होता है कि वो गाने पे जाकर ख़त्म होता है, किसी गीत पर जाकर ख़त्म होता है। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है चीज़ें अपने आप बदलती हैं। पहले एक मीडियम था कि फ़िल्म है, गीतकार है, शायर है, तो वो फिल्म में है। फिर धीरे से एल्बम इंट्रोड्यूस हुए, एल्बम तब भी आ गए थे, लेकिन नॉन फिल्मी एल्बम्स तो बाद में आए ना फिल्म के बाद। तो वो एक और दरीचा खुला पोएट्स के लिए, शायर के लिए। और अब तो ढेर सारे मीडियम्स हैं, आगे जब हम बढ़ेंगे तो उस पर भी बात बिल्कुल बिल्कुल हम फिल्मी नगमों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मुशायरे हैं वो उसी पर हम जिक्र कर लें। जो मैंने शकील जी पढ़ा कि पहले बड़ी
अदबी महफ़िलें हुआ करती थी। अगर हम मीर गालिब का ज़माना सोचें, कहते हैं कि मीर दर्द उनके घरों में ऐसे महफ़िल सजते थे जिसमें जो जूनियर्स होते थे, जिन्होंने बाद में लिखना शुरू किया, वो अपने शायर कहते थे और जो सीनियर होते थे वो उनको समझाते थे कि ऐसे नहीं, इसको इस तरह रखो, या ये तर्ज होना चाहिए, या इन लफ्ज़ों को अगर ऐसे कर दो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, उसमें और वज़न आ जाएगा। तो ये जो एक पूरी परंपरा थी, ये जो एक लेगेसी थी, वो मुशायरों में कैसे तब्दील हुई और अब मुशायरा कहाँ है? मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि अब जो आज जो सीनियर पोएट्स हैं वो अपने जूनियर को पूरी तरह से सिखाते नहीं हैं या समझाते नहीं हैं या मकाम नहीं देते हैं? नहीं, या मेरा सवाल ये है मौका नहीं कि देते हैं? पहले कहते थे कि ये तहजीब के केंद्र होते थे, ये जो मुशायरे होते थे, और ये एक क्लास भी हुआ करता था, मतलब ये एक लर्निंग क्लास होता था कि आपने एक इंटरैक्टिव क्लास होता था जिसमें एक दूसरे को सुनते थे, तो सिर्फ दाग ही नहीं देते थे, समझाते भी थे, गाइडेंस भी देते थे। क्या आज वो परंपरा या वो जिसको बोलते हैं एक प्रोसेस, रस्म, हाँ, क्या वो अभी भी जारी है? वो परंपरा जारी तो है, लेकिन आप जो मुशायरा देखती हैं, जो ये बाज़ार वाला जो मुशायरा, जो भीड़ भाड़ वाला मुशायरा है, इसमें वो परंपरा नहीं है। वो परंपरा जो एकेडमिक मुशायरे हैं जी, जो उर्दू अकेडमियाँ या हिंदी अकेडमियाँ या दूसरी ज़बानों की अकेडमियाँ जो मुशायरे करवाती हैं, या जो नशिस्तें होती हैं, कवि गोष्ठियाँ जो होती हैं छोटी छोटी, उसमें वो सीखने और सिखाने का एक प्रोसेस आज भी है। जी, और बल्कि यूँ कह लें कि शायर जो होता है ना असली, आजकल बाज़ार में हर चीज़ नकली है। किस तरह? हाँ, किस तरह? असली जो है वो इतना कम हो गया है, जी, तो असली शायर जो है ना वो पैदा होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ी बात। जी, क्योंकि ये जो सीखने की चीज़ें हैं, मीटर है, रदीफ़ है, काफिया है, फलाना है, ये सारी चीज़ें जो बंदिशों की, ये तो बाद में आई हैं ना। पहले तो शायर आया ना, पहले शायरी आई। जी, ये सब चीज़ें बाद में बनाई गई, उनके लिए जो गरीब लोग हैं, जो नहीं जानते, जो नकली लोग हैं, उनके लिए बनाई गई। बहुत बढ़िया। जी, तो जो असली शायर है वो, उसको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो सुन के सीख लेता है, देख के सीख लेता है। जी, ठीक है, उसको ये बताना नहीं पड़ता कि देखो ये तरही गज़ल है, ये रदीफ़ है, ये काफिया है। वो सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते अपने आप सीखता चला जाता है। लेकिन अगर उसे कोई उस्ताद ये बता दे कि भाई ये इसको गज़ल कहते हैं, ये गज़ल की फॉर्म है, ये नज़्म की सिन्फ है, और ये पाबंद नज़्म की विधा है, ये कता है, अगर उसको बता दिया जाए कि और ये रदीफ़ है, ये काफिया है, और ये बहर है, ये ज़मीन है, अगर बता दिया जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन असली शायर जो पैदा हुआ है, ऊपर से आया है, उसको कोई ना बताए तो भी वो सीख जाएगा। उसको बहुत सिखाने की खूब, बहुत ज़रूरत खूब। जैसे संगीत में कहते हैं कि जिसको सुर भगवान ने दे दिया, वो रियाज के बल पर खुद आगे बढ़ जाता है, और बिल्कुल। गुरु का अगर आशीर्वाद हो तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। आलोक जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से सर ने कहा कि वो रस्म वो आज भी जारी है, एक उस जनरेशन के आप लोग शायर हैं जो पुराने लोगों को भी बहुत सुना हुआ है, वो गाढ़ापन आप लोगों ने महसूस किया हुआ है, और फिर आज की जनरेशन को भी आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों की कोशिश, कवायद क्या होती है जब आप मुशायरों में होते हैं? वो परंपरा, वो मीठापन, वो गाढ़ापन जो पहले के मुशायरों में होता था, वो बना रहे? कुछ नयापन भी लाना ज़रूरी है कि जो नए लोग हैं हमारे जैसे, वो बड़ी आसानी से जुड़ जाएं? क्या कोशिश रहती है? देखिए, मैं पहले तो आपके उस सवाल पर आता हूँ कि जहाँ आपने कहा कि पहले जो था और वो अब नहीं है, तो निदा साहब एक बड़ी दिलचस्प बात बताया करते थे। एक बार उनसे किसी ऑर्गेनाइज़र ने पूछा कि आप इतना पैसा क्यों मांगते हैं मुशायरे में, तो उन्होंने कहा कि पैसा तो मैं ठीक ही मांगता हूँ, कोई कम नहीं मांगता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा लगता है
तो ये पैसा जो है आधा हो सकता है, बशर्ते, जैसा शकील भाई ने कहा कि बशर्ते मुझे उन शायरों को ना सुनना पड़े जो शायर नहीं है। तो ये आधा पैसा जो है अपनी शायरी सुनाने का लेता हूँ और आधा उन शायरों को सुनने का लेता हूँ जो बहैसियत शायर तो आए हैं लेकिन असल में शायर हैं नहीं। अब बात आती है आप जिस सवाल को पूछ रही हैं उसकी। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, निदा फाजली साहब का ये आर्टिकल है, जी। आप लोगों को भी मिल जाएगा वो कहीं रेख्ता पर या BBC जी, पर कहीं BBC होगा का वो आर्टिकल और वो पहले शाया भी हुआ है, बहुत तफसील से उन्होंने नए और पुराने मुशायरों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें वो एक बात कहते हैं और बड़ी यहाँ आपके सवाल का जवाब शुरू होता है कि मुशायरे क्या हैं, मुशायरे क्या रहे हैं और हमने मुशायरों को किस तरह से हमारी फैमिली ने या हमने अपने जिन गुरुओं से या अपने जिन सीनियर्स से मुशायरों को समझा, उसकी तहजीब को समझा, वो क्या है। मीर के घर मुशायरा हो रहा था तो एक नवाबजादा कह लीजिए या एक राजकुमार कह लीजिए अपनी भाषा में, वो साहब आए और मीर के मुशायरे में बहैसियत सुनने वाले के बैठ गए और बैठे तो बड़ी बेअदबी से बैठे, पैर वैर फैला के। तो थोड़ी देर बाद जब मीर ने ये गौर किया कि वो बहुत ही बेअदबी से बैठे हैं तो ये देखे बगैर, ये सोचे बगैर कि वो किस ख़ानदान से हैं या किस ऊंचे राजघराने से आए हैं, मीर ने उनको टोक दिया। मीर ने कहा कि हुजूर ये अदब की महफिल है और आप बड़ी बेअदबी के साथ बैठे हुए हैं। तो वो जो राजकुमार था, शहज़ादा था, उसने कहा कि मीर साहब माफ़ कीजिएगा, मेरे पैर में तकलीफ़ है और इस वजह से मैं ऐसे बैठा हूँ। तो मीर ने तपाक से जवाब दिया कि अगर तकलीफ़ है तो इस तकलीफ़ को आप अपने घर रखिए, ये अदब की महफिल है, यहाँ अदब से बैठिए। तो मुशायरे जो अभिलाषा मेरे ख़्याल से शकील साहब से भी पूछना चाह रही थी, एक बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर की हैसियत से, और जो मैं भी हूँ कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे पायदान पर, वो ये कि मुशायरे हमारी अभी पिछले 2-3 बरस पहले की बात है, दुबई में जश्न उर्दू का मुशायरा हो रहा था और सदारत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब कर रहे थे। तो जब उनको सदारती स्पीच देनी थी तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। वो जुमला मैं जस का तस यहाँ दोहराता हूँ। वो जुमला ये था कि मुशायरे जो हैं वो हमारी तहजीबी विरासत का आखिरी चिराग हैं। क्या बात है, जिसे हम सबको महफूज रखना है। वाह वाह। तो मेरी नज़र में मुशायरे मेरे लिए, और ये मेरी खुशकिस्मती कि 95 में अभी जिस शहर का शकील भाई जिक्र कर रहे थे, मदन मोहन दानिश साहब ग्वालियर, तो 95 में मुझे डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने पहली बार ग्वालियर के जो मेले का मुशायरा था वो मैंने पढ़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपनी नस्ल में उन कम खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिन लोगों ने ऐसे अजीम व शान जो हमारे उर्दू और हिंदी लिटरेचर के लोग हैं उनकी सोहबतें उठाईं, उनके साथ मुशायरों में शिरकत की, उनके साथ उनकी सफ़ में पीछे बैठकर मुशायरा सुना और समझा और एक तहजीब को जिया। अब मुशायरे कहाँ आ गए हैं, इस पर हम आगे बात करें तो वो बात बहुत आगे निकल जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसमें वो उदासी भी आ गई है जिसका हल्का सा जिक्र अभी शकील साहब की बात में था कि अब लोग उस तरह से नहीं, और शायर जो है वो एक कल्चर से आता है, उसके एक डीएनए से आता है। तो मुझे जब मेरी वालदा बताती थी, मतलब मैं तो बहुत छोटा रहा उस वक्त, वो चूँकि भोपाल से थी, पूरा उर्दू रस्मुल ख़त हमारे घर में हमारी तहजीब में घुला मिला था। और जब मुझे ये सुनने को मिलता था कि रघुपति सहाय फिराक और कृष्ण बिहारी नूर उस खानकाहे से, उस परिवार से आते हैं हम लोग कहीं, तो हमें बड़ा फ़ख्र होता था ये सुन के। और हम सोचते थे कि वो तो अगर हम उनकी जूतियाँ भी सीधी कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें हमारे परिवार से मिली, और यकीनी तौर से तालीम बहुत ज़रूरी है। और मैं उसको कहीं भी इस जनरेशन में इसलिए गलत नहीं मानता क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ। मैंने सोहबतों से सीखा है। सर ने जैसा कहा कि एक सीनियर जो होता है वो अपने आने वाली नस्ल को इसलिए भी तैयार करता है, और ये कोई मुझसे शुरू नहीं हुआ या ये शकील साहब से शुरू नहीं हुआ होगा,
ये जब से शायरी आई है तब से शुरू हुआ होगा, और तब से शुरू हुआ है कि हज़रत अमीर खुसरो के पास भी उनके उस्ताद और उनके पीरो मुर्शिद थे जिनको वो सुनाया करते थे, और कबीर के पास भी अपढ़ थे, लेकिन चीज़ें जब निकल के आती थी तो उस तरह से सुधरती थी। तो मुझे लगता है कि एक सरपरस्त की, एक राहबर की और एक गाइड की, एक उस्ताद की, एक सीनियर की हमेशा ज़रूरत होती है। और न सिर्फ शायरी में, जब भी आप क्लासिकल म्यूज़िक में जाते हैं तो हम तो अब इस तहजीब में आ गए हैं कि मैं शकील साहब की सफ़ में बैठा हूं, जो अपने आप में बेअदबी है क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं। अदरवाइज़ तो जब संगीत पर आप जाइए तो अपने उस्ताद का नाम लेने से पहले 2 बार कान पकड़ा जाता है, उस्ताद को याद किया जाता है और फिर उसके बाद अपना गाना शुरू किया जाता है। तो मैं उस तहजीब का पाला पोसा हूँ कि जिस तहजीब में यकीनी तौर से मैं ऊपर से सब आए हैं, मैं भी ऊपर से ही आया हूँ, धरती से नहीं निकला हूँ, लेकिन मैंने जो सोहबतें हैं, मैंने जो अपनी जो परंपरा हिंदी और उर्दू की बनाई, वो अपने बड़ों से, अपने सीनियर से और अपने उस्तादों से सीख कर कहीं ना कहीं वो यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत खूब शायरों की आपने और एक एक्सपीरियंस बताई, लर्निंग से लेकर क्या कुछ सीखने को मिलता है, सोहबत असर जो है वो कितना अहम है शेर व शायरी के लिए, उसे सीखने के लिए। शकील साहब ये बताइए मुझे कि ये हम आपके क्राफ्ट की तो बात कर लेते हैं कि आप कैसे सोच के लिखते हैं, किस जहन के साथ लिखते हैं, किन भावों को, उन इमोशंस को पेन डाउन करना, ये एक आर्ट है। लेकिन कई बार ये बहुत अहम हो जाता है कि सुनने वाला कैसा है, जिसको हम अपनी बात बताना चाह रहे हैं वो कैसा है। क्योंकि ये मेरे भी एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम गाते थे स्टेज पर या संगीत सीखते थे तो हमारे नाना जी कहते थे कि ये वहाँ के ऑडियंस हैं, उनको बुद्धू बनाना आसान नहीं है, ये कलकत्ता के ऑडियंस है, इनके सामने कुछ भी बंदिशें गाओगे इनको समझ में आएगी, बनारस के लोग हैं तो ऐसे रस से रमे हुए हैं। तो क्या आपके सामने ये चैलेंजेस आते हैं मुशायरे में कि आप सुना रहे हैं लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा सामने वाले को, वो आपके किसी फिल्म या किसी जिसको आपने कमर्शियली किया हो उसकी डिमांड आपके सामने रखता हो, तो बतौर शायर कैसा महसूस होता है उस वक्त? क्या आप मिस करते हैं वैसे गाढ़े श्रोताओं को, सुनने वालों को? असल में आपके सवाल में जो मामला है समझने और ना समझने का, जी, वो है, वो तय करता है, ज़बान तय करती है ना, शब्द तय करते हैं, लफ्ज़ तय करते हैं। तो अब जो हम कहते हैं ना कि यार बहुत गाढ़ी उर्दू वाला शेर सुनाया तो समझ में नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर है शायर का या कवि का एक जज्बा है, एक भाव है उसका अंदर, उसको वो बयान करता है। कैसे बयान करता है? शब्दों के माध्यम से, जी, अल्फाज के ज़रिए बयान करता है, अपनी बात को वहाँ तक आप तक पहुँचाता है वो। अब पता चला कि वो शब्द जो हैं वो हिंदुस्तानी शब्द में नहीं लिखेंगे आप ईरानी भाषा में लिखेंगे, फ़ारसी में, तो वो कैसे समझेगा वो? तो जो ज़बान ही उसको नहीं आती है, उस ज़बान में आप उसे शेर सुनाएंगे, मुझे आप फ़ारसी में लाके शेर सुनाइए, मेरी समझ में नहीं आएगा, तो मैं उस पर कैसे दाद दूंगा? तो मेरा मानना ये है कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस बिरादरी में रहते हैं, जहाँ जो ज़बान बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, आप जब उस ज़बान में अपनी बात कहते हैं, उस भाषा में अपनी बात कहते हैं, तो सुनने वाला आपसे कनेक्ट होता है, आपकी बात को सुनता है और बखूबी समझता है। उसमें एक आध दो लफ्ज़ थोड़े टेढ़े मेढ़े हों तो वो उसके आसपास समझ जाता है वो। और हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, जी, जी, वो समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। भले वो ज़बान नहीं समझे, वो एक दो लफ्ज़ नहीं समझे, लेकिन वो फ़ौरन गूगल करेगा, उस पर उसके मानी ढूंढेगा। अगर वहाँ पर भी नहीं मिला तो वो रेख्ता पे जाके देखेगा, वो आलोक श्रीवास्तव से पूछेगा, वो शकील आज़मी से पूछेगा, लेकिन उसकी जो बेचैनी है वो खत्म नहीं होगी उस शेर को समझने की, जी, वही सबसे बड़ी चीज़ है।
ये दर्शाती है कि उसमें कितना जज्बा है शेर को समझने का और उसको ऑब्जर्व करने का, वरना वो छोड़ देता, ठीक है भाई इसको छोड़ो, ये दूसरा देख लेते हैं। मैं सूरत में रहता था, कुछ 25-26 साल 27 साल की बात है। मैं वहाँ पर शनिचर को शनिवार बाज़ार लगता था, मैं कपड़े का ठेला लगाता था। मैं नदी के किनारे बहुत सारे ठेले बहुत सारे तरह तरह के सामान बिकते थे। उसमें एक सपेरा आता था और वो गुजराती होता था और उसका नाम था विजय। मैं उसको विजय भाई कहता था, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट टाइप के लोगों से भी मुझे बड़ा लगाव हो जाता है, बड़ा प्यार हो जाता है। तो वो भले वो सांप दिखा के वो धंधा करता था और सांप को दूध पिलाने के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठता था, लेकिन था बड़ा आर्टिस्ट आदमी वो। तो उसका एक वाकया सुनाता हूँ मैं आपको। और सबसे पहले उसी ने मुझे बताया था। मैंने उससे पूछा, जब वो सब पैसे ऐंठ लेता था, खेल उसका ख़त्म हो जाता था, तो वो पैसे पेटारी में सांप की रख देता था और खेल ख़त्म करके चाय वाय मंगाता था। हम लोग चाय वाय आराम से पीते थे, उसके बाद फिर दूसरा खेल लगाता था वो। तो मैंने एक दिन पूछा कि विजय भाई, तो ये कितना दूध पी लेता होगा ये सांप जो है तुम्हारा? तो कहता है, मैं तो दूध इसको पिलाता ही नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? पैसे लेते हो उसके नाम पे दूध के? अरे वो दूध पीता नहीं है, दूध पिएगा तो मर जाएगा, वो तो मटन खाता है। पहली बार मैं बाखुदा बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो फिल्मों में देखते देखते बड़े हुए हैं कि वो दूध पी रहा है, है ना। और हमारे माइथोलॉजी में भी ये परंपरा चली आ रही है। तो पहली बार मुझे पता चला कि सांप दूध नहीं पीता है। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वो जो है सांप निकालता था और एक नेवला निकालता था, दोनों की लड़ाई करवाता था भीड़ जमा करने के लिए, ठीक है। ये एक छोटा सा वाकया उसका मैं बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो वो लड़ाई शुरू होती थी, तो वो लड़ाई देखने के लिए लोग आ जाते थे, भीड़ आ जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे पैसा निकालता था जेब से। वो पहले वो लड़ाई दिखा के वो भीड़ जमा करता था। तो एक सांप कोई नया पकड़ा होगा और बड़ा चंचल था, वो ऐसा भागा निकल के भीड़ में से, तो ये दौड़ा के उसकी पूंछ पकड़ के वापस ले आया सांप को और कहता है कि मार डालूंगा तुझे। सांप के सपेरे के घर में सांप की क्या कमी, एक मारा दूसरा पकड़ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, उसके सामने नेट पर, किताबों में, फिल्मों में शायरी भरी पड़ी है जी। एक शेर समझ में नहीं आया, एक नज्म, एक कविता समझ में नहीं आई, उसको छोड़ के आगे बढ़ेगा। लेकिन वो उसमें उलझा हुआ क्यों है? उसको समझना चाहता है, क्यों समझना चाहता है? उसको छोड़ के आगे बढ़ सकता है जी जी। लेकिन वो इसलिए समझना चाहता है क्योंकि वो नज्म उसे अच्छी लगी है, वो गज़ल उसे अच्छी लगी है। उसके आसपास के जो एक दो लफ्ज़ हैं, जो 3-4 लफ्ज़ हैं जो उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको समझना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूथ जो है, हमारा जो नौजवान है, हमारी जो नई नस्ल है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार है। और ये जो आप कह रही हैं कि यहाँ पर मैं कलकत्ता में ऐसे सुनने वाले हैं और लखनऊ में ऐसे सुनने वाले हैं। राहत इंदौरी साहब मुझे कहते थे कि शकील, तुम्हारा आजमगढ़ हो या मेरा इंदौर हो या अमेरिका हो, सुनने वाले हर जगह एक जैसे ही होते हैं। ये राहत साहब मुझे कई बार कहते थे वो। हालांकि ऐसा भी पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, क्योंकि हर शहर की भी परंपरा होती है। आपने जो बातें कही हैं उसमें भी सच्चाई है कि किसी शहर में शायरी को बहुत ज्यादा अच्छे से सुना जाता है, समझने वाले लोग होते हैं, समझने वाले भी होते हैं। किसी शहर में कम समझने वाले होते हैं। इसके बावजूद ये जो खराबी पैदा हुई है जी, और ये जो बंटवारा शुरू हुआ है कि लखनऊ में तो हम अच्छी वाली गजल सुनाएंगे और वो एक दूसरे वो किसी शहर में जाएंगे जहाँ पे उर्दू कम चलती है या वहाँ पे शायरी का रिवाज कम है, वहाँ पर वो नहीं सुनाएंगे, वहाँ पर दूसरी बाटा छाप सुनाएंगे जो हर जगह हिट होती है, जो चलती है, ठीक है। हाँ हाँ, जो ब्रांडेड है वो सुना के अपना रन बनाएंगे और निकल लेंगे।
तो ये जो हमने ऑडियंस का, अपने सुनने वाले का, अपने पढ़ने वाले का जो बंटवारा किया जी। और जो हमने उससे अपना विश्वास तोड़ा, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हुआ है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो नहीं, मैं अभी बात दाग सुन के ही मिलते हैं ना। हाँ। जितने दाग मिले तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अंदर का जो शायर है वो शायद और भी बेहतर होकर हाँ। बाहर आता है। ये तो बात की बात है, दाग तो बाद में मिलेगी, पहले तो आपको सुनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपने सुनाने में बेईमानी शुरू कर दी। जी। हाँ, मतलब हमने अपनी ऑडियंस को अपने लायक नहीं समझा, हमने बेईमानी शुरू कर दी कि यार इसकी समझ में ये नहीं आएगा। यही हुआ हमारी फिल्मों में। बस अब यही से हम लोग फिल्मों की बात शुरू कर देते हैं। फिल्मों में यही हुआ कि एक छोटे से ऑफिस में बैठकर हमारा जो प्रोड्यूसर है, जो पैसे लगा रहा है, जो सेठ है, वो सोचता है कि यार मैंने ये 5 करोड़ लगाया है या ये 10 करोड़ लगाया, तो ये 20 करोड़ कैसे आएगा मुझे। उसके चक्कर में रहता है और उसी के चक्कर में वो बांट देता है कि भैया ये तो ये नहीं समझेगा, ये वाला तो ये उसकी समझ में नहीं आएगा। इस ना समझने के चक्कर में फिल्म का हो जाता सत्यानाश। यही एक्सपीरियंस जो है मेरा एक जर्नलिस्ट के तौर पे और एक सिंगर के तौर पर, उसी को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था। खबरों की दुनिया में भी ऐसा होता है कि ये खबर कौन देखेगा, इसे कौन सुनेगा, ये नहीं चल रहा, ये ट्रेंड में नहीं है। और संगीत में भी ये चीज़ है कि अरे अभी ये चीज़ नहीं चल रही है, अभी तो कुछ ऐसा गाओ तो ये हिट करेगा। हम बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज़ को एक स्लॉट में डाल देते हैं और फिर वो उसी चीज़ को फॉलो होने लगता है। अब हम आ जाएं अगर अपने फिल्मी नगमों पर, तो वो जो दौर था जिसमें हर फिल्म का संगीत अलग लगता था। मदन मोहन है तो उनका संगीत अलग लगता था, शंकर जयकिशन है तो उनका संगीत अलग लगता था, रोशन है तो उनका, नौशाद है तो उनका। आप संगीत सुन के बता देंगे कि कौन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उनकी जोड़ी किस शायर के साथ है, वो भी समझ में आ जाती थी बात। आज वो नहीं है। अगर आपकी जोड़ी अनुभव सिन्हा जी के साथ बनी है तो कहीं ना कहीं वो आपका मेंटल, आपने सिंक बना लिया है उनके साथ। लेकिन वो दौर और ये दौर कितना बदल गया है, इस पर मैं चाहूँगी कि आप दोनों ही बेबाकी से अपनी बात रखें। लेकिन क्योंकि आप फिल्मों का आपने जिक्र कर दिया तो मुझे लगता है आप फिल्मी नगमों पर ही हम आ जाएं, मुशायरे और फिल्मी नगमे। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि वो कैसा है। आपने ये अच्छा सवाल किया, और अच्छे के अलावा जिस तरह से आपने उसकी परिभाषा बताई है कि पहले जो म्यूज़िक था और उन म्यूज़िक के साथ जो ब्रांडिंग थी, वो म्यूज़िक सुन के समझ में आता था कि ये पंचम दा का है और ये एलपी का है, ये हाँ ये मदन मोहन का है, सुन के समझ में आता था। और इसी तरह से लिरिक्स भी सुन के समझ में आता था। आज सब एक जैसा हो गया है, एक ही बीट चल रही है और एक ही तरह के लिरिक्स चल रहे हैं। बल्कि मैं तो आपको बता दूं कि अगर रोमांटिक गाना है, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, आप इसको मैं तो सामने नहीं रहूँगा, ना आप मेरे सामने होंगे ये कहने के लिए कि आपने सही कहा या गलत कहा, लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे। आप जो रोमांटिक गाने आ रहे हैं, 10 गाने उनमें से सुनिए, रोमांटिक जो गाने हैं, महेश भट्ट टाइप जो गाने कहे जाते हैं, वो गाने सुनिए आप, तो उसमें किस तरह के बोल होंगे। तू मेरी जन्नत है, तू मेरी रहमत है, तू मेरी सांसों में चलता है ना, इस तरह के उसमें, हाँ चलता है, उसमें इस तरह के लिरिक्स होते हैं। हमारे एक गीतकार समीर साहब के बाद हमारा जो गीतकारी का, हमारी फिल्मों का जो गोल्डन ज़माना था, वो ख़त्म होता है आनंद बख्शी साहब पर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गुलजार साहब और जावेद साहब को एक अलग जॉनर में एक अलग जॉनर में रख के बात करता हूँ, उनको पूरा सम्मान देते हुए मैं कह रहा हूँ इन दोनों को। समीर साहब आए, उसके बाद समीर साहब के बाद तो मामला और भी बिगड़ता चला गया। एक गीतकार आए थे सईद कादरी, जिनका ताल्लुक था राजस्थान से, और महेश भट्ट साहब की एक फिल्म आई थी जिस्म। बिल्कुल, मैं उसका जिक्र करने जा रही थी। जिस्म के गानों से वो जो आपने जो ट्रेंड जो बताया लफ्ज़ों का, वो जिस्म फिल्म से ही
शुरू हुआ? तो इस तरह के गाने जो हैं वो सईद कादरी साहब लेके आए थे। उन्होंने कई अच्छे गाने लिखे हैं जो मेरे पिछले 20 सालों में जो गाने आए हैं उनमें से कई एक आध दो गाने, 2-4 गाने ऐसे होंगे जो सईद कादरी के भी होंगे। मिसाल के तौर पर आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, है ना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है और ये उन्होंने लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फीमेल को मेल की तरह मुखातिब करना, एड्रेस करना, संबोध करना, जैसे कि तू मेरी सांसों में चलता है, पहले ऐसा नहीं होता था। हमारी गज़लों में है ये संबोधन हमारी गज़लों में है। हमारी गज़ल में जो हीरोइन है वो मेल होती है, फीमेल नहीं होती है। जी जी। ठीक है। और ये हमारी गज़लों में, उर्दू गज़लों में फारसी से आया है, पर्शियन से आया है, ईरान से आया है ये। तो ये ट्रेंड लेके आए थे और वो अभी तक चल रहा है। मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की है। मैंने 1-2 अभी गाने ऐसे लिखे हैं जिसमें मैंने वो फीमेल को फीमेल की तरह ही लिखा है मैंने। कुछ गाने ऐसे आते थे जैसे कि अगर वो किरदार क्रिश्चियन है ना, जो अंग्रेजी जिसको इंग्लिश कहते हैं हम, है ना, तो हाँ, उन गानों में जैसे जूली, क्या गाना था वो, नहीं, जूली फिल्म का गाना कैसे कहा था ये बता, वो क्या था वो गाना, जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगा मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ठीक है। तो अब वो किरदार है, वो किरदार की वो भाषा है, किरदार का वो बोलने का टोन है ना। गोवा का तो हाँ, तो सागर फिल्म का गाना, सागर जावेद साहब का गाना है जी। तो हम फिल्म के लिए अगर गाना लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ डायरेक्टर की पसंद ही उसमें काम नहीं करती, या लिरिसिस्ट की पसंद ही काम नहीं करती। उसमें कहानी है, उसमें किरदार है, किरदार की जो भाषा है, और किस इलाके की कहानी है, ये बहुत किस शहर की कहानी है, शहर कितना बड़ा और कितना छोटा है, कस्बा है, गांव है, ये सारी चीज़ें मिल के ये काम तब जाके वो गाना बनता है। फिर उसके बाद अगर आप आलोक श्रीवास्तव लिख रहे हैं तो उसमें आलोक श्रीवास्तव अपने आप को जिंदा भी रखें, उसमें शकील आज़मी अपने आप को उसमें जिंदा भी रखें। ये हो पाता है कि आप खुद हो को पाता है, कायम रखें अपनी? बिल्कुल हो पाता है। ऐसे हमने मैंने तो मेरे ज़्यादातर गानों में मैं जिंदा हूँ। ये और बात की सब गाने हिट नहीं होते हैं जी। लेकिन जो हिट गाने हैं उनका नाम ले सकता हूँ, जैसे तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। अब बताइए, आप इसको कागज़ पर लिख के पढ़िए, आपको बिल्कुल शायरी लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्या लिखा है। आपको लगेगा कि यार, आप ढूंढेंगे कि यार लिखने वाला कौन है जी। या जैसे वो थप्पड़ का गाना था, वो टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है, हैं? जी। तो ये पोएट्री ही तो है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हम यही तो लिखना चाह रहे हैं जो हमें नहीं लिखने दिया जा रहा है। तो ये मौके हमें मिलते हैं। और जैसे उसमें एक जो पहला गाना है थप्पड़ में, वो 4 आने की रातें 12 आने का है दिन, तापसी पन्नू पे शूट हुआ है गाना। जी जी। अब ये क्या है, 4 आने की रातें 12 आने का है दिन, गुल्लक में रखती हूँ मैं। कितनी डिफरेंट मतलब ये पोइट्री है और लेखनी है ये। 4 आना और 12 आना आज चलता भी नहीं है। इसके बावजूद अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्टर ने स्टैंड लिया, डायरेक्टर ने कहा नहीं, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो यही करना है, चाहे किसी की समझ में आए ना आए। और क्यों नहीं आएगा? नहीं आता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो ढूंढते हैं, पूछते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। तो हमने ये जो खराबी आई है, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे वो फिल्म हो, या दूसरा कोई इस तरह का स्टेज हो, जो खराबी आई है वो
सामेईन से या ऑडियंस से नहीं आई है, जी। वो आई है खराबी आर्टिस्ट की वजह से। बिल्कुल। आर्टिस्ट ने अपने आप को सस्ता कर लिया, अपने आप को हल्का कर लिया और उसका इल्जाम लगाया ऑडियंस पर कि ये समझता नहीं है, इसलिए मैं ऐसा सुना रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है। और जब हम अपनी ऑडियंस पर, अपने सुनने वाले पर, अपने पढ़ने वाले पर पूरा भरोसा करते हैं और तो हम बेहतर काम कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। फिर ये नहीं होता कि यार मैं ये ऐसा सुनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ताली नहीं मिलेगी, फिर आप खुद डर जाते हैं। पहले ही आप कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर आपका बेस्ट बाहर नहीं आ पाता। और फिर डरा हुआ आर्टिस्ट क्या सुनाएगा, क्या लिखेगा? जी जी, बहुत 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 जो बेसिक बात है जी। इसमें एक और चीज़ जो अभी शकील भाई कह रहे थे, क्या होता है कि गीतकार और शायर, ये मैं ऐसा समझता हूँ कि जब वो फिल्मों में होता है तो उसका अपना जो डीएनए है ना वो बचा ले जाता है। आप अगर साहिर को सुनेंगे तो साहिर की ऐसी बहुत सारी पोइट्री आपको सुनाई देगी जो फिल्मों में अलग है, फिल्मों के लिए उन्होंने अलग लिख दी है और वो भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तो अपना ना सके उस लोक में भी। अब ये पूरा का पूरा जो आम्रपाली का कैरेक्टर है, ठीक है, या चित्रलेखा का जो कैरेक्टर है, वो पूरा का पूरा है, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। अच्छा, फिर वही साहिर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अब आप जब इसको किताब में पढ़ेंगे तो उसके डिक्शन अलग होंगे, उसकी भाषा अलग होगी, लेकिन जब फिल्म के लिए है तो वो सरल है। तो लेकिन आप लोगों से बातचीत करने से पहले मैंने कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स से भी बात की, मैंने अपना होमवर्क किया। तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स का कहना है कि जो पहले जो तरीका होता था कि सेशंस होते थे, जैसे हम लोग अभी सेशंस कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रिल कर रहे हैं, हो सकता है मेरी कोई बात आलोक जी को ना बहुत ज़्यादा वो ना उससे मुतासिर हों या मैं ना हूँ, तो इसे ग्रिलिंग कहते हैं और एक दूसरे को ऑब्जर्व करना भी कहते हैं। पहले सेशंस होते थे जिसमें म्यूजिशियंस भी बैठते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर बैठते थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, यहाँ तक कि जिन किरदारों पर फिल्म बन रही है वो भी बैठते थे और वो सेशंस होते थे और फिर जो है गाने लिखे जाते थे, उनको फिनिश किया जाता था। शायद एक आप जिस प्रोसेस की बात कर रही हैं मैं बताता हूँ। देखिए वो प्रोसेस क्या होता था, वो प्रोसेस होता था जिसपे पोएट जो होता था वो सर्वोपरि होता था, शायर सबसे पहले होता था, क्योंकि डायरेक्टर जो होता था वो शायरी और म्यूजिक, मौसीकी और शायरी दोनों के बहुत नज़दीक होता था। अब जितने डायरेक्टर्स आ रहे हैं विथ ऑल रिगार्ड्स कि वो उनको एक पंच लाइन चाहिए 30 सेकंड की, यही बात मैं जो कॉलर ट्यून में जो वोडाफोन के आइडिया जो आपने या फोन के कॉलर ट्यून में सेट हो सके, और वो इतनी ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग होता है। और उस वक्त जिस वक्त आप सुनते थे, जिस वक्त आप मजरू साहब को सुनते थे, या जिस वक्त आप दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए, अब आप इसको किताब में पढ़ लीजिए उनकी, या आप उसको लता जी की आवाज़ में मदन मोहन साहब के म्यूज़िक में सुन लीजिए, तो बात एक ही है, वो जो टेम्परेचर ऑफ पोइट्री है वो सेम है। उसकी वजह यह है कि शायर को एक सीन बताया जाता था, एक पूरा का पूरा कैनवास उसके सामने होता था, फिल्म उसके सामने होती थी, कैरेक्टर उसके सामने होते थे, जहाँ से वो फिल्म शूट होके आ रही है। अगर वो तीसरी कसम है जिस अंचल में, जिस सूबे में वो शूट हो रही है, तो शैलेंद्र को पता होता था कि मुझे वहाँ की भाषा क्या लिखनी है। तो ये जो प्रोसेस है ये अब किल हो चुका है। अब जब शायर या अब जब गीतकार फिल्म के अंदर एंटर होता है तो वो सरप्राइज ये होता है देखकर कि ऑलरेडी 10 गाने बने रखे हैं, जिसमें इंटरफेयर म्यूजिक इंडस्ट्री का भी है, जिसमें इंटरफेयर प्रोड्यूसर का भी है, और उस लड़की का भी है जिसको डांस करना है उसके ऊपर, तो वो भी इंटरफेयर कर रही है। तो वो सारा का सारा जो मेटाफर है, वो सारा का सारा जो एक प्रोटोकॉल था, कि प्रोटोकॉल में सबसे पहले डायरेक्टर और लिरिसिस्ट होता था कि ये सीन है भाई, मुझे ये कहानी, इस कहानी में ये ब्रिज है, ये सॉन्ग जो है। पहले आप जब गाने सुनती थी या आप लोग सुनते होंगे, तो बहुत सारे गाने ऐसे होते थे जो पटकथा जहां पर आकर विराम ले रही है वहां से आगे ले जाते थे फिल्म को।
अब ये है कि आप फिल्म देख रहे हैं, अचानक से उसको ख्वाब आया और अचानक से वो मैसूर के गार्डन में घूम रहा है और एक गाना आ गया जिसका भी शकील भाई जिक्र कर रहे थे। तो अब गानों का वो गाने कहाँ से आते हैं? वो गाने फिल्म इंडस्ट्री में रखे होते हैं। वो गाने अब फिल्म इंडस्ट्री में इन प्रेजेंस ऑफ शकील भाई वो गाने अब 10 में से 9 गाने म्यूजिक इंडस्ट्री से आते हैं। ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर हावी है। कैन यू इमेजिन 10-10 सिंगर्स एक गाना गा के रखते हैं? कैन यू इमेजिन? अभी हमने पीछे दिनों हम उस कंट्रोवर्सी में इस डिबेट को नहीं ले जाते कि जो सोनू निगम ने भी एतराज किया था और तमाम सिंगर्स ने एतराज किया था। ये सच्चाई है, ये एक बेयर ट्रुथ है। हाँ, तो ये होता है कि 10 सिंगर्स एक गाना गाते हैं, उस गाने में इंडस्ट्री की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका अपना इंटरफेयर, जो जिससे आपने मेरा तारुफ कराया, मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना, अभी ये जो रहमान साहब की फिल्म थी जिसका शिवमणि ने म्यूज़िक दिया, उन्होंने डेब्यू किया, 15 दिन पहले तक मैं इस बिलीव में नहीं था क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इंटरफेरेंस क्या क्या होते हैं। Exactly. ठीक है, इतना बड़ा म्यूज़िक कंपोज़र जो फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है, वो फिल्म भी ऑलमोस्ट जो है वो लाइफ हिस्ट्री ऑफ शिवमणि है। AR रहमान खुद सुपरवाइज कर रहे हैं म्यूज़िक को। तो 15 दिन पहले तक मैं सहमा बैठा था कि जिस तरह से सिंगर चेंज हो जाता है रातों रात, हो सकता है लिरिसिस्ट भी चेंज हो जाए रातों रात कि नहीं साहब, ये तो हमारे लिए तो अमिताभ भट्टाचार्य लिखते हैं, वो लिखेंगे। और मैं दिल्ली में बैठा हुआ, पता चला, मैंने आपको बता दिया कि साहब ये रहमान साहब की फिल्म में गाना आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। जिन गानों को आज आप गाती गुनगुनाती हैं वो गाने नहीं होते थे, वो खालिस शायरी होती थी। और वो इसलिए होती थी क्योंकि उसमें पोएट शायर पहले होता था, फिर कंपोज होता था। ये सवाल तो मुझे लगता है हर किसी के ज़ुबान पे ये बात होगी, और शायद आप इसमें कुछ बहुत ही अलग आयाम मेरे सवाल के जवाब में दे पाए। ये जो अभी हुक लाइन की बात हो रही थी जी, तो हुक लाइन तो पहले भी गानों में थी। हुक लाइन के बिना तो कुछ है नहीं, लेकिन वो ज़बान पे चढ़ जाती थी। हमारी जिंदगी में भी हुक लाइन है। ये जो हमने कपड़े पे प्रेस करवा लिया, ये हुक लाइन है। ये जो हमने शर्ट के ऊपर सदरी पहन ली, ये हुक लाइन है। दाल में जो तड़का लगा दिया, ये हुक है जी। तो हुक के बगैर तो कुछ है नहीं। पहले भी हुक लाइन होती थी गानों में, लेकिन वो गाने का हिस्सा होती थी, शायरी के साथ आती थी वो। मिसाल के तौर पर जी, कैफी आजमी साहब का गाना है, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। अब ये हमें क्या हो गया, ये क्या, ये हुक लाइन तो है। ये क्या है, ये जो बार बार आ रहा है, यही हुक लाइन है। तो ऐसा नहीं कि पहले के गानों में हुक लाइन नहीं होती थी। आज गाने में सिर्फ हुक लाइन बची है, गाना खत्म हो गया है। बस प्रॉब्लम ये है। मैं यही पूछने जा रही थी कि पहले के गाने आपके जहन में बहुत ताज़ा रहते हैं, आपको मतलब मुखड़ा क्या अंतरा भी याद रहता और है। दूसरी, आज वो मुश्किल है, शायद मुखड़ा याद रहता है हम लोग को आजकल के गानों का, लेकिन अंतरा तक हम पहुंच ही नहीं पाते। दूसरी जो वजहें हैं गानों के ख़राब होने की, एक तो उसमें बहुत बंदिशें आ गई हैं, जैसा कि अभी आलोक ने भी बताया, 30 सेकंड वाली बहुत सारे लोगों का दखल हो गया है ना। तो इसके अलावा जो है वो गानों का ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है। उसमें इतनी पाबंदी आ गई है कि भाई मुझे तो 2 ही मिनट का गाना चाहिए। अब 2 मिनट में क्या करोगे आप, क्या कर लोगे? पता चला कोई म्यूजिक पीस नहीं है। पहले गाना शुरू होने से पहले का जो म्यूजिक होता है उसको हमारी म्यूजिक की इस्तिलाह में, भाषा में उसको इंट्रो बोलते हैं। प्रील्यूड। जब मुखड़ा मतलब जहाँ से बोल शुरू होता है उससे पहले तक का जो म्यूजिक है उसको हम इंट्रो बोलते हैं। तो इतने लंबे लंबे पहले गानों में इंट्रो होते थे कि म्यूजिक बजे जा रहा है, वो घोड़े पे चले जा रहा है और वो गार्डन में घूमे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और फिर वो बोल आता था। ठीक है, अब इतनी जगह नहीं है। मतलब जो बहुत ऐसा मैं नहीं कहता कि वो गैर जरूरी था जी, उसी से तो रस आता था। ये जो गानों में रस आता था म्यूजिक में, उसी से तो आता था। अब पता चला आपने वो सारे म्यूजिक निकाल दिए हैं, म्यूजिक का कोई पीस आप नहीं बना सकते। यहां तक के हमारे गाने में हम चाहते हैं कि भाई ये जो पहली लाइन है मुखड़े की, इसको 2 बार गाया जाए जी। और हम कई बार 2 बार उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्टर कहता है 2 बार क्या वही बात दोबारा कहने की क्या जरूरत है? क्रॉस लाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जी हाँ।
तो एक लाइन को रिपीट करने की क्या जरूरत है? अरे उतना शूट करने में मेरा लाखों लग जाएगा और मेरा आधा दिन चला जाएगा शूट करने में। मेरे प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस सेशन में इतने जो प्रैक्टिकल बातें हैं जिससे एक लिरिसिस्ट गुजरता है वो सभी आ रही हैं, और इस वक्त हम लोगों को जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में सुन रहे हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी लिरिसिस्ट अपने कंधे पर लेकर अभिलाषा, एक बात और मैं कह रहा हूँ जो अभी तक नहीं कही गई है, कोई कहता नहीं है, मैं कह रहा हूँ जी। आज गाना लिखना पहले से ज्यादा बहुत मुश्किल है। आज गाना लिखना, पहले जो गाने लिखे जाते थे वो खालिस शायरी में थे, तो जो असली शायर होता है ना, जैसे मैंने कहा असली शायर जी, जैसे यहाँ अभी फरहद भाई बैठे हैं, ये बैठे हैं, क्या नाम है, अज़्म शाकिरी बैठे हैं, 10 गाना एक दिन में लिख देंगे ये लोग। वो पुराने वाला 2 लाइन का मुखड़ा लिखा और 3 लाइन के अंतरे लिखे, 10 गाने एक दिन में मुझसे लिखवा लीजिए आप। लेकिन आज वो धुन पे गाना लिखा जाता है और एक एक शब्द पकड़ के वो डायरेक्टर, मतलब आपका खून पी जाता है, म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर। ये प्रोसेस जो है ये पलट गया है। पहले जो मीटर है वो डिसाइड, अब जैसे उसमें मुर्की आ गई, उसमें लाला लाला करके लूलू करके आपको सुना रहा है और उसमें कोई मुर्की, जैसे मैंने एक गाना लिखा था EMI में, आइटम सॉन्ग था वो, लेकिन तमीज़ में था आइटम, हाँ, वो तो उसमें एक मुर्की आती थी, छोटा सा टुकड़ा, वहाँ पे अल्लाह अल्लाह ऐसे फिट होता था, वो मैंने फिट किया उसमें, तो वो फीटर हो गए हम, मतलब शब्द फिट। इसीलिए तो आज जो फिल्मों में लिख रहे हैं गाने 90% वो गीतकार ही नहीं है, शायर ही नहीं है, वो जी, वो कवि नहीं है, वो गाना लिख रहे हैं वो, क्योंकि शब्द फिट करना है और कोई भी फिट कर सकता है। अब वो शब्द कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसमें से भी आधे जो है म्यूजिक डायरेक्टर के ही होते हैं। ये म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे बताया कि पहला मुखड़ा तो हम लिख लेते हैं, सुर बना लेते हैं और आगे एक्सटेंशन जो है वो हमारे लिरिसिस्ट कर देते हैं। अब प्रोसेस जो है वो उलट गया है। अब मैं कहीं एक बार एक इंटरव्यू में सुन रही थी कि जब गुलजार साहब ने लिखा मेरा कुछ सामान, तो वो इस परेशानी में थे कि गाने का मीटर ऐसा है कि इसको ताल पे लाना 1 मीटर में सुर में वो बन नहीं सकता। तो अब देखिए उस वक्त RD बर्मन थे, RD ने उसको इस तरह से बनाया जैसे बातचीत हो रही है, मेरा कुछ सामान। अब ये इस तरह से तो आज के म्यूजिक डायरेक्टर तो करेंगे नहीं, वो बताएंगे मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, इस पर लिख दीजिए। अब आप सुनिए, है ना, आप सुनिए, आर्टिकल 15 में मेरा एक गाना था, अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे यही एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरा कुछ सामान आज लिखा जाए तो क्या होगा गाना, वही मुझे चाहिए। मैं कोई सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ जी। मेरा कुछ सामान, गुलजार साहब का जो गाना है वो आज लिखा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैंने वो गाना लिखा था, आना आ भी जाना इंतज़ारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेज़गारी है तेरी। जी, ठीक है, वो गाना मैंने लिखा। वो रेज़गारी क्या है, मतलब वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो हमारे, मतलब हम कभी उदास हुए, कभी हंस लिए, कभी मुस्कुरा लिए, कभी फिल्म देख ली साथ में, कभी झप्पी ले ली, कभी, मतलब एक तो रोमांस होता है ना, और फिर वो बिछड़े हैं और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें ले जा तू, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि मोमेंट्स पलों में, बिल्कुल पलों में जो बीतते हैं। मतलब देखिए, एक गुलजार साहब ने लिखा था, मैं ये बता रहा हूं तब आपको पता चल पा रहा है कि मैंने उसी सिचुएशन पे ये गाना लिखा है। उस गाने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो उसमें फीलिंग्स हैं, है ना, जैसे मेरा कुछ सामान, और इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि ले जा जो रिश्तों की रेज़गारी है तेरी, है ना, वो जो हम रोए साथ थे, भीगे दिन रात थे, क्या उस, और दांत काटे संग बांटे खट्टे मीठे का मजा, वो सारा कुछ वो लेके जा, तो वो सारे जो मोमेंट्स हैं, बिल्कुल। मुझे लगता है आपने भी जो एक सेमी क्लासिकल आपका एक गाना आया था सखीरे, वो भी ऐसे मोमेंट्स में ही जाता है।
हाँ, और उसका भी वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसा अभी शकील भाई बता रहे थे। वो एक कल्ट पोयम है हज़रत अमीर खुसरो की, सखी पिया को ज़िहाल मिस्की मुकुंद, जिस पर और भी पहले भी गाने काफ़ी आए, कुछ, सुधीर जी। मिश्रा की फिल्म में भी वो गाना आया था। तो लेकिन वो ओरिजिनली जैसा खुसरो का है वैसा ही लिया था उन्होंने। तो अब इसमें भी यही हुआ था कि वो कंपोजिशन जब गई बनने के लिए, रेखा भारद्वाज आपसे जी खास ये डिमांड हुई थी कि हमें यही चाहिए? हाँ, वो सिचुएशन पे फिट हो रहा था। वो सिचुएशन पे फिट हो रहा था और डायरेक्टर को पता था कि ये इनके पास है। तो उसमें जब वो कंपोज होकर आया, तो अब चूंकि ये लाइव में है, पता नहीं अगला काम मिलेगा कि नहीं उसके साथ, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारी लड़ाई हुई उसको लेके, और उन्होंने उसमें एक शब्द डाल दिया, सखी री। तो अब वो जैसा अभी शुद्धता की बात हो रही थी गानों को लेके, तो अब वो कि कल्ट मिसरा है, वो एक पोयम है वो हजरत अमीर खुसरो की। उसमें एक मिसरा आता है वो कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उस पर वो 3-4 शेर मैंने नज्म किए थे। तो मैंने उनसे कहा, डायरेक्टर से, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कि और डायरेक्टर से भी कहा, मैंने कहा भाई ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये हज़रत अमीर खुसरो का मिसरा है और उसमें आपने ये उसको वज़न से ही खारिज कर दिया, ये री डाल दिया। तो अब और किससे मैं बोलता, फिर मैंने रेखा जी से बोला कि रेखा जी आपको गाना है और उस्ताद जी को गाना है। रेखा जी की डबिंग हो रही थी उस वक्त, उस्ताद जी चूँकि कलकत्ता में रहते हैं तो उनको आना था। तो नहीं, वो मेरे धुन में ये इसी तरह सेट हो रहा है। वही मीटर की जो मजबूरी है। तो ये जो ये जो मजबूरी है, ये सारी की सारी मजबूरी म्यूजिक डायरेक्टर शायर पे गीतकार पर छोड़ देता है कि बेटा अब तू इससे निपट ले, मेरा तो काम हो गया। वो खुद नहीं वो जिम्मेदारी लेगा, वो खुद नहीं बदलेगा अपना कंपोजिशन। अच्छा, और यही होता है, देखिए नीरज जी के साथ क्या हुआ फिल्मों में, सेम यही हुआ। क्या होता है कि जो शुद्धतावादी कवि या शायर है, एक वो दौर था जिसकी आप अभी हम पहले बात कर रहे थे, कि एक वो दौर था जिस दौर में कैफी साहब की या साहिर साहब की या मजरूह साहब की डायरेक्टर सुनते थे। हाँ, गुरुदत्त अगर फिल्म बना रहे हैं तो उनको साहिर चाहिए, कैफी साहब चाहिए। हाँ, तो ये वो दौर था जहाँ शायर सुपरस्टार था। आज म्यूजिक इंडस्ट्री सुपरस्टार है। आज वो डिसाइड करती है कि गाना कैसे होगा। एक धुन बनी हुई रखी है, उस पर 10 तरह के गीत लिखे रखे, और 10 गीत डिफरेंट लिखे हुए रखे हैं। अभी ये कल मेरी शकील साहब से बात हो रही थी, जो फिल्म आई है तुम बिन पार्ट 2, उसमें वो जो एक पुरानी गज़ल जगजीत जी की है जिसको रिक्रिएट किया गया है, वो अभी आपको किस्सा सुनाएंगे, बड़ा दिलचस्प किस्सा है वो। तो खैर, अब उसमें ये हुआ कि री डाल दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पाया कि ठीक है भाई, आप जो है अब आपको जो करना है करिए। जितने लोगों ने ये वो किया, विरोध किया उस बात का, उतने लोगों को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि हाँ साहब, ये तो मेरा ऐसा ही कंपोजिशन जा रहा है और इसके हिसाब से ही आप कर दीजिए। तो ये जो एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में ला देने की का जो ट्रेंड अब इंडस्ट्री में आ गया है, आप लोगों से जो पोएट्री दूर हुई है, ये उसी का पूरा जो नेक्सस है कि ये गाना ऐसे बनेगा, ये गाना इतनी देर का होगा और इसमें इतने शब्द होंगे और ये शब्द होंगे। आप लोग कहीं ना कहीं जो है वो बिग ब्रदर के रोल में आ गए हैं, बड़े भाई के रोल में, कि चलो ठीक है, छोटे को अपने मन की कर लेने दो, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हम। अच्छा, तो आपके मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक बात और मैं जोड़ूं, फिर आप सवाल कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले जो गाना जो लिखा जाता था वो आसान था, आज गाना लिखना मुश्किल है। लेकिन असली शायर होना शर्त है, ऐसा नहीं कोई भी लिख देगा जी। पहले सब असली शायर थे जो लिखा करते थे और वो अपने मीटर में लिखते थे। बाद में उसी मीटर को, क्योंकि शायरी का जो मीटर है वो खुद अपने आप में रिदमिक है, उसमें भी सुर है, वो उसमें भी रिदम है। तो उस तरह से आप देखते हैं कि पुराने कई गाने एक दूसरे से मिलते हुए सुनाई देते हैं। हाँ, कई गाने ऐसे हैं या मुशायरों में भी जब आप लोग तरन्नुम में उसे हमें बताते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सुर में है और ये मीटर में है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीटर एक होता है और उस एक मीटर में अब वो आप जगजीत सिंह साहब की गजलें सुनिए जी, उसमें वो मजबूरी नहीं महसूस होती। ज्यादातर गजलें उनके जो कंपोजिशन हैं मिलते जुलते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेम है, मिलते जुलते हैं जी। क्योंकि वो पहले गजल लिखी गई है, उसके ऊपर धुन बनाई है उन्होंने,
बिल्कुल। और जब मीटर एक होता है, बहर एक होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो चलन है, उसकी जो चाल है, उसका जो रिदम है, वो हर बार जब आप धुन बनाने जाएंगे तो वो आएगा उसमें। किसी में कुछ आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा, किसी में कम आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ज़रूर। कई बार ऐसा भी होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर उसको तोड़ के कुछ अलग ही चाल में उसको लेके चला जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कम होता है। तो पहले जो गाने लिखे जाते थे वो सब शायर थे, असली शायर थे, और पहले वो लिखते थे फिर धुन बनती थी। आज भी अगर ऐसा हो और लिखने वाला असली शायर हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि जो हम यहाँ बैठ के अक्सर इस तरह की गुफ्तगू में बात करते हैं और आंसू बहाते हैं कि ओह पहले क्या लिख दिया फलाने साहब ने, ओह फलाने साहब ने, वैसे गाने लिखने सबसे ज़्यादा आसान है, बशर्ते कि शायर असली होना चाहिए। असली शायर होगा तो वो गाने आज भी लिखे जाएंगे। इसी बात पे अगर आप कुछ सुना दें, और मैं चाहूँगी कि सेशन के अब हम लोग अंजाम के करीब हैं, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें सुनाइए जो बिल्कुल यादगार हो जाए इस लाइव सेशन के लिए। थोड़ी देर पहले क्योंकि आप अपनी किताब के भी कुछ बहुत खूबसूरत एक्सर्प्ट्स आपने हमें सुनाए, लेकिन अब कुछ फिल्मों की बात ही, जो मुल्क, थप्पड़, आर्टिकल 15 वो अगर मैं कुछ शेर सुना दूं या अगर उनके कुछ बहुत ही आपके पसंदीदा हैं तो वो सुना दीजिए। फरहत साहब कह रहे हैं गा के सुनाइए, या फिर कुछ और। अरे भाई, अगर गाना आ जाता तो कई संगीतकारों की छुट्टी कर देता मैं बम्बई में। तो गाना नहीं आता है, यही तो प्रॉब्लम है। तो क्या कुछ भी जो हमारे यूथ के लिए आप बड़े दिल से आपने लिखा हो और आपको लगा हो कि ये नौजवान दिलों की धड़कन बनेगा। कि आप दोनों से सुनेंगे? जी बिल्कुल, दोनों से सुनो। मुझे सुनाना पहले पड़ेगा। ठीक है, साहब से बात सुनिए। इरशाद आलोक भाई, इरशाद। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको एक गज़ल के चंद शेर इसलिए सुना देता हूँ क्योंकि हम शकील भाई को सुनना है, और अभिलाषा जो है वो मुशायरे के ट्रेडिशन से वाकिफ़ नहीं है, तो बाद में मुझे इन्हीं के साथ रहना है, और इनका जूता मुझे पता है कितना आज नंबर तो मैं का है। मुशायरे पर बहुत बोलना चाह रहा था, और अब 50 साल का हो गया हूँ, अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा। क्या बात है, वाह। मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन अभिलाषा ने गाड़ी अपनी मोड़ दी दूसरी तरफ। फिल्मों की खैर तरफ फिर कभी। ठीक है जी। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। वाह। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। वाह। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूँ। क्या बात है। जरा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, वाह। तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हारे सामने कब से खड़ा हूँ। क्या बात, क्या बात। तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हारे सामने कब से खड़ा हूँ। एक गज़ल के एक दो शेर और देखें और फिर इजाज़त। कि जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। वाह 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 वाह, क्या बात। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। क्या बात, बहुत खूब। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। और ये शायर और गीतकारों का सेशन था, तो उन्हीं की तरफ से ये शेर कि जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो,
उस धारा में बहना मुश्किल होता है, वो बातें जो कहने में आसान लगें, वो बातें जो कहने में आसान लगें, उन बातों को कहना मुश्किल होता है। वो बातें जो कहने में आसान लगें, उन बातों को कहना मुश्किल होता है। उसके ताने होते हैं, उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। वो सब बातें जो तुम अक्सर कहते हो, वो सब बातें जो तुम अक्सर कहते हो, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। और गज़ल का आखिरी शेर कि मैं अपनी दुनिया का ऐसा सूरज हूँ, मैं अपनी दुनिया का ऐसा सूरज हूँ, जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है। जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है, लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, इसमें गज़लें कहना मुश्किल होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत वाह भाई खूबसूरत। वाह। तो मैं बनवास में से कुछ सुना दूं, जंगल सुनना पसंद करेंगे या कुछ रोमांटिक सुनना पसंद करेंगे? एक नज्म सुन लें इसमें से, नए मौसम का जश्न। क्या बात है ना? क्या बात है, इरशाद। आंधियां पहले भी आती थीं, चली जाती थीं, चली जाती। घोंसले कितने परिंदों के बिखर जाते थे, टूट जाती थीं दरख्तों की हजारों शाखें, और कई पेड़ तो जड़ से ही उखड़ जाते थे। जानवर मरते थे, मर जाते थे पंछी कितने, कुछ दिनों रहता था जंगल में बड़ा हंगामा। फिर हवा आती थी बरसात का मौसम लेकर, बारिशें आंधी के सब दाग मिटा देती थीं, नदियों नालों में टूटे हुए फल बहते थे। वाह वाह वाह। नदियों नालों में टूटे हुए फल बहते थे, कोख धरती की उगा देती थी लाखों पौधे, फिर यही पौधे बड़े होके शजर बनते थे। फिर से गाते थे सभी पेड़ खुशी के नगमे, टूटे पेड़ों पे नई शाखें निकल आती थीं, खाक तो खाक है पत्थर पे भी आती थी बहार, जश्न फिर होता था जंगल में नए मौसम का। ये क्लाइमेक्स की तरफ आ रही है नज्म। आखिरी हिस्सा है कि जश्न फिर होता था जंगल में नए मौसम का, लेकिन इस बार कुछ ऐसी है बला जंगल में, जिसका कुछ तोड़ ना है कोई दवा जंगल में। काम कुछ करती नहीं कोई दुआ उसके खिलाफ, तय भला कौन करे कोई सज़ा उसके खिलाफ। उसका कब्ज़ा है हवाओं पे भी बरसात पे भी, उसका पहरा है बदलते हुए दिन रात पे भी। फूल पे तितली पे चिड़ियों पे भी पाबंदी है, पूरे जंगल पे अजब छाई हुई जर्दी है। हुक्म है पेड़ों को अब लिखें कसीदे उसके, जानवर उसके ही कामों पे हैं, जानवर उसके ही कामों पे मुकर्रर हैं सभी। फूल पे तितली पे चिड़ियों पे भी पाबंदी है, पूरे जंगल पे अजब छाई हुई जर्दी है। हुक्म है पेड़ों को अब लिखें कसीदे उसके, जानवर उसके ही कामों पे मुकर्रर हैं सभी। उसका मजलूम है महकूम है सारा जंगल, बोलता कुछ भी नहीं खौफ का मारा जंगल। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। बहुत सारे रंग हैं, सिर्फ रामायण ही नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपके रीडर्स, आपको पढ़ने वाले लोगों के लिए ये एक ट्रीट है। और लॉकडाउन के दौरान मुझे लगता है कि आपने इस पूरी रचना को तैयार किया। आलोक, मैं चाहूँगी जल्दी से आप भी बता दें, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर जितने भी क्रिएटिव लोग थे, सभी लोगों की क्रिएटिविटी बाहर आ गई थी। कोई सिंगर बन गया था, कोई कुक, कोई डांसर। ऐसे में जो क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने क्या गाढ़ा निकाला इस लॉकडाउन से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो सोशल मीडिया पे अभी हमें सुन रहे हैं, बहुत जल्दी से कंक्लूड कर दें। आपसे पहले बनवास पे चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी जी। तो फरहाद भाई ने एक बात कही थी कि जंगल होना पड़ता है। इंसान के अंदर जितना बड़ा जंगल फैलता है, ये जंगल बहुत सारे सिंबॉलिक हैं, बहुत सारा सिंबल है जंगल, बहुत सारी चीज़ों का। बिल्कुल। तो उसी में से ये भी है कि जंगल जो है वो एकांत भी है,
खुदा और ईश्वर और भगवान की तलाश में जब हम निकलते हैं तो हमें जंगल का ही सहारा लेना पड़ता है। वाह। एक सूफी को जब वो खुदा तक राह बनाता है तो उसको जंगल का ही सहारा लेना पड़ता है। एक शायर को उसके एकांत में जाने के लिए, उसके फैलाव तक पहुंचने के लिए उसको जंगल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो जंगल जो है बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अपने अंदर आने दीजिए। इसमें एक नज्म ऐसी भी है जिसका नाम है, वो मैं सुनाऊंगा नहीं, घबराना नहीं, वो हाँ उस शायरे में सुनाएंगे। उस नज्म का उन्वान है जंगल को अंदर आने दो। बहुत खूबसूरत। उसमें मैंने लिखा है कि अगर तुम जंगल से परेशान हो, तुम ये जो हिरन जो उछल कूद कर रही है उसकी आंखें देख के तुमको अपनी महबूबा की याद नहीं आ रही है, और ये खरगोश जो उछल कूद कर रहा है उससे तुमको वहशत हो रही है, घबरा, तो तुम बीमार हो अंदर से। बिल्कुल। तो जंगल को अपने अंदर आने दो। तो जंगल जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हमारी शख्सियत में। जंगल ही आर्टिस्ट को बड़ा आर्टिस्ट बनाता है, बल्कि उसको खुदा तो छोड़ो, अपने आप को तलाश करने के लिए भी जंगल एक बहुत ही ज़रूरी रास्ता और माध्यम और ज़रिया है। बहुत खूब। आपने लॉकडाउन में क्या किया आलोक जी? मैं बस शकील भाई की बात का ही वो करता हूँ। और ये लॉकडाउन जो था ये अपने आप से मिलने का एक बहुत खूबसूरत ज़रिया था जी। ज़िंदगी की दौड़ भाग जो थी वो सब थम गई थी, और जैसे इस लॉकडाउन में शकील भाई जंगल में चले गए, यकीन कीजिए मैं अपने आप में चला गया और मैंने अपने आप को बहुत, वो भी जंगल है तो उस अपने आप को, उस जंगल को मैंने जिया, और बहुत सारा, और सबसे अच्छी बात वनवास आ गई है, और बहुत जल्द एक किताब मेरी जो इधर उधर बिखरी हुई थी वो किताब भी इस लॉकडाउन के बाद आना तय है, जो शायद फरवरी में राजकमल से आएगी। बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप दोनों का। और मुझे भी आप लोगों ने बर्दाश्त किया मेरे कई ऐसे सवालों से जो शायद बहुत ही परेशान करने वाले थे दोनों को ही, लेकिन बड़े ही ज़हीन ढंग से और एक बड़े लोगों की तरह, समझदार लोगों की तरह उन्होंने सॉल्व आउट किया। मेरी जितनी भी जिज्ञासाएं थी एक लिटरेचर लर्नर के तौर पर, वो जिज्ञासाएं आज शांत हुई, और जिस यूथ को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसके सवाल बहुत आड़े तिरछे होते हैं, मुझे लगता है उसको एक सही धारा यहाँ पर मिल गया मंच पे। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने हमको समझदार कहा। बहुत शुक्रिया।